नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस खास कार्यक्रम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम जर्मनी के चुनाव नतीजों और रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की कोशिशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त के अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। जर्मनी में रूढ़िवादी और धुर दक्षिणपंथी पार्टियों को मिली शानदार जीत। सीडीयू सीएसयू 28% वोट के साथ सबसे आगे, एएफडी दूसरे स्थान पर। सीडीयू का एसपीडी के साथ सरकार गठन का संकेत। यूक्रेन रूस संघर्ष की तीसरी बरसी पर कीव पहुंचे पश्चिमी नेता। ईयू ने रूस पर लगाए नए प्रतिबंध। स्पेन द्वारा नए सहायता पैकेज की घोषणा। अमेरिका यूक्रेन खनिज समझौते के करीब। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना की कार्रवाई तेज। 2 दशक बाद जेनिन में टैंकों की तैनाती। फलस्तीनी कैदियों की रिहाई रोकने का अमेरिका ने किया समर्थन। हमास का कैदियों की रिहाई तक बातचीत से इनकार। सूडान में सेना को आरएसएफ के खिलाफ महत्वपूर्ण बढ़त हासिल। 1 साल से ज्यादा समय से चल रही घेराबंदी को तोड़ ओबेद पर किया कब्जा। आरएसएफ से खार्तूम के कई हिस्सों को फिर से छीना। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। जर्मनी में हुए चुनावों के नतीजे सामने आ गए हैं। फ्रेडरिक मर्ज के नेतृत्व में सीडीयू सीएसयू गठबंधन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि सरकार बनाने के लिए उसे और गठबंधन की आवश्यकता होगी। इन चुनावों में धुर दक्षिणपंथी एएफडी ऐतिहासिक रूप से दूसरे नंबर पर आई है। और वहीं फ्रेडरिक मर्ज ने अमेरिका से आजादी की बात कहकर आने वाले दिनों में जर्मनी की दिशा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यूरोप की दशा और दिशा तय करने वाले जर्मनी ने आम चुनाव में न सिर्फ सरकार बल्कि इतिहास भी बदल डाला। देश की सबसे पुरानी मध्य मार्गी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से सत्ता छीनकर रूढ़िवादी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के हाथों में कमान सौंप दी है। चुनाव नतीजों की सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि धुर दक्षिणपंथी पार्टी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी एएफडी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे स्थान पर पहुंच गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से किसी घोर दक्षिणपंथी विचारधारा वाली पार्टी का सबसे मजबूत प्रदर्शन है। सत्तारूढ़ एसपीडी को 16.4%, सीडीयू सीएसयू को 28.60%, एएफडी को 20.80%, ग्रीन पार्टी को 11.60% वोट मिले। चांसलर ओलाफ शोल्ज की सरकार से समर्थन लेने वाली पार्टी एफडीपी को संसद में प्रवेश करने के न्यूनतम वोट शेयर 5% से कम 4.30% वोट मिले। लेफ्ट पार्टी को 8.8%, जबकि बीएसडब्ल्यू को 4.97% वोट मिले। सीडीयू सीएसयू को पिछले बार की तुलना में थोड़े ज्यादा वोट मिले हैं, हालांकि पूर्ण बहुमत से अभी भी दूर है। वहीं एएफडी पार्टी ने पिछली बार की तुलना में लगभग 2 गुना मत प्रतिशत हासिल किए हैं। एलन मस्क ने इस पार्टी का खुलकर समर्थन किया था और चुनाव से पहले कई बार इसके नेताओं से मुलाकात की थी। सीडीयू के नेता फ्रेडरिक मर्ज के जर्मनी के अगले चांसलर बनने की संभावना जताई जा रही है। मर्ज ने सरकार गठन के लिए गठबंधन बनाने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। हालांकि उन्होंने एक बार फिर दोहराया है कि वो एएफडी का समर्थन नहीं लेंगे। पिछले महीने कड़े प्रवासन नियम लागू करने की कोशिश में उन्होंने एएफडी का समर्थन लिया तो देश में भूचाल आ गया। उनकी पार्टी के कई नेता ही उनके खिलाफ उठ खड़े हुए। रूढ़िवादी पार्टी की जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसे जर्मनी के लिए महान दिन जरूर बताया, लेकिन मर्ज ने उनसे अलग लाइन ली। अमेरिका पर निशाना साधते हुए मर्ज ने कहा कि उनका प्राथमिक लक्ष्य यूरोप में एकता को मजबूत करना है और अमेरिका से वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करने की दिशा में काम करना है। चुनाव के 30 दिन के भीतर संसद की पहली बैठक बुलाई जाती है,
जर्मनी में ज्यादातर 2 या 3 पार्टियों के गठबंधन वाली सरकार रही है। चुनाव में जीतने वाली पार्टी साझा कार्यक्रमों के आधार पर दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करती है। इसमें तय होता है कि उनकी नीतियां क्या होंगी और कैबिनेट में कौन कौन होगा। हालांकि बातचीत में समय लग सकता है। मर्ज ने अप्रैल में ईस्टर त्योहार तक सरकार गठन की उम्मीद जताई है। संसद में गुप्त मतदान के जरिए चांसलर का चयन किया जाता है। और जर्मनी के चुनाव पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एम्बेसडर गुरजीत सिंह, भारत के राजदूत रहे हुए हैं जर्मनी में। एम्बेसडर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल आपके सामने हम यही रखना चाहेंगे और जनता भी ये जानना चाहती है कि कौन होगा जर्मनी का चांसलर अब, और साथ ही साथ कैसे जो CDU और CSU सबसे बड़ी पार्टी बनकर वहां पर उभरी है, क्या वो AfD के साथ गठबंधन करेगी या SPD के साथ गठबंधन करेगी, क्या कुछ होगा? धन्यवाद। जर्मनी में एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम चलता है। तो पहले जो 2021 का चुनाव, उसके बाद बुंडेस्टाग 733 सीटें थी, लेकिन उसका कुछ करने के बाद अभी 630 सीटें हैं। तो इसका मतलब यह है कि मेजॉरिटी 316 पे आ गई। लेकिन 300 भी मैनेज करना, अब बुंडेस्टाग में सिर्फ पार्टी रह गई है, CDU, AfD, SPD, ग्रीन और लेफ्ट। और सब लोग कहते हैं जी ना हम लेफ्ट से नाता जोड़ेंगे, ना हम AfD से नाता जोड़ेंगे। तो अब रह गई ग्रीन और SPD। ग्रीन के पास तो 95 सीट, तो उनका नंबर भी ऐड कर दो तो CDU को मेजॉरिटी नहीं थी। तो अगर CDU को मेजॉरिटी चाहिए तो या तो SPD से हाथ में या फिर AfD के साथ जो वो कहती वो कहेगी। अब जो है वो SPD के, SPD कितना जोर लगाती है अपने मुद्दे लाने के लिए, हालांकि वो हार चुकी है और देश के लिए कुछ कर सके, लेकिन उसको भी ये याद रखना चाहिए कि वोटर्स ने जो इस समय की कोalition है उन तीनों पार्टियों को कड़ी शिकस्त दी है। एक तो बुंडेस्टाग हो गई है, ग्रीन्स 3.5% वोट शेयर गिर चुका है और SPD का 9% गिना है। तो इनको तो एक नेशनल गवर्नमेंट के रूप में CDU से हाथ मिलाना चाहिए, कोई AfD को रोकने वाला बचेगा नहीं। सर, यहां पर एक सवाल यह आता है कि अगर मान लीजिए फ्रेडरिक मर्ज, जिनका नाम उभर कर आ रहा है, वो चांसलर बन जाते हैं, तो जिस तरह का उन्होंने भाषण दिया है, उन्होंने कहा उनको अमेरिका से वास्तविक आजादी चाहिए, ये सब कुछ जो वो कह रहे हैं, क्या कुछ इसका मतलब माना जाए? देखिए, ये जो इलेक्शन है ये विदेश नीति के ऊपर नहीं, ये घरेलू मामलों के ऊपर इलेक्शन हुई है, जैसे इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, एनर्जी क्राइसिस। ये सब चीजें नई सरकार को देखनी पड़ेगी। और अगर ये जर्मनी की इकोनॉमी में सुधार नहीं ला सकते, जर्मनी की इकोनॉमी इस समय ग्रोथ रेट 0.3% है, उसको 1% तक नहीं लाए तो जर्मनी यूरोप की बड़ी इकोनॉमी में से परफॉर्मिंग इकोनॉमी में गिना जाए। तो अगर जर्मनी चाहता है, जैसे मर्ज कह रहे हैं कि मैं यूरोप में अपना रसूख बनाए रखूं, तो उनको अपनी क्षमता घर में बढ़ानी पड़ेगी। उसके बाद उनके ऊपर दबाव है, अमेरिका का दबाव है। दो चीजें, एक तो यूक्रेन के मुद्दे के ऊपर रशिया से अपना खुद का सौदा कर रहा है। अब याद रखिए 3 साल पहले जब ये युद्ध शुरू हुआ था, उसके पहले जर्मनी और फ्रांस ने कई बार अमेरिका को कहा कि हमारा मिन्स्क प्रोसेस है यूक्रेन और रशिया के साथ, हमें मैनेज करने दो। लेकिन अमेरिका ने एक नहीं सुनी, उनको एक रशिया विरुद्ध संगठन में जोड़ ली। अब अमेरिका खुद ही उस संगठन से अलग हो रहा है। तो इसलिए समझते हैं कि अमेरिका सीसॉ के ऊपर बैठने से यूरोप अपनी एक नीति खुद बना ले, जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दिखाए।
और उस स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी में अमेरिका से कैसे डील करना है वो जरूरी है, और रशिया और चाइना से कैसे डील करना है वो भी जरूरी है। यानी कि सर यहां पर सवाल ये उठता है कि आने वाले दिनों में अगर फ्रेडरिक मर्ज जो हैं वो बन जाते हैं चांसलर, तो जर्मनी और अमेरिका के संबंध क्या सामान्य रहेंगे या कुछ खटास आ सकती है? इस समय ट्रंप ने को कॉन्ग्रेचुलेट किया है। इसके अलावा जो अमेरिकन हैं वो यूरोप को डिवाइड कर रहे हैं। पहले पोलैंड के राष्ट्रपति को बुलाया, अब मैक्रोन वॉशिंगटन गए हुए हैं, इसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जाएंगे। तो वो ईयू से नहीं, यूरोप से नहीं, एक एक कंट्री से डील कर रहे हैं। तो ये जब मर्ज बन जाएंगे तो उनको भी ट्रंप के दरबार में एक बारी जाकर अपनी अपेक्षा आगे रखनी चाहिए कि हम यहां कहां खड़े हैं। ठीक है, ये बात क्लियर नहीं है। ठीक है, एक अंतिम सवाल आता है सर, एएफडी का उभार किस ओर जर्मनी को लेके जाएगा? एएफडी तो आप उभार बोलते हैं, मैं तो उबाल बोलता हूं। मैं देख रहा हूं उसको 2015 से, जब से इमिग्रेशन मर्केल ने खोली थी, तो एएफडी जिसका ओरिजिनल मुद्दा इकोनॉमी था वो इमिग्रेशन बन गया। तो इमिग्रेशन के मुद्दे पर उसने बहुत इस हद तक कि आज जो मर्ज की है वो मर्केल नहीं है, उसका कंट्रोल तो एक के मुद्दों पे आ रहा है, खासकर इमिग्रेशन के। तो अब सारी बड़ी पार्टियां कहती हैं बॉर्डर कंट्रोल लगा दो, हालांकि ईयू मना करता है, असाइलम मना कर दो। वैसे भी देखिए इराक, अफगानिस्तान और सीरिया में रिलेटिव शांति है, तो वहां से असाइलम सीकर अभी भी क्यों आ रहे हैं? उनको मना कर, जो असाइलम वाले हैं वापस भेज दीजिए। ये सब चीजें होने वाली, यानी कि असाइलम को लेकर के और इमिग्रेशन को लेकर के कुछ टफ रास्ते वहां पर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। सर आप हमारे साथ बने रहिए, एक और खबर है उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल यहां पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद, असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। The heart of your kitchen is a LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals, so I can safely and happily enjoy cooking. अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं, जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रही हों, जहां कॉटन, सिल्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्रीज के साथ विकसित हो रही हों, जहां 1 लाख एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो, जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों, तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं। स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए और आपको अगर पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश। Hi, I am Ravi, driving my CNG auto for many years. Happy with the mileage I get with this. Hi, I'm Rajesh. I switched to compressed natural gas a few months back. CNG gives high performance at affordable cost and it is easily available. Plus, CNG is a non-polluting fuel thanks to its higher ignition temperature. Switch to CNG today.
गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल पूरे हो गए हैं। इन 3 सालों में युद्ध की भीषणता में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के सत्ता में आने के बाद युद्ध में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से शामिल विभिन्न पक्षों के समीकरण बदल चुके हैं। अमेरिका और रूस के बीच संबंधों में जमी बर्फ पिघल रही है, तो वहीं यूक्रेन और यूरोप को लेकर अमेरिका का रुख भी बदला है। कहीं न कहीं इस सब के बीच सबसे पशोपेश में है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। ये रिपोर्ट देखिए। विनाश के 3 साल, महज 72 घंटे में यूक्रेन पर विजय का झंडा फहराने का दावा करने वाली व्लादिमीर पुतिन की सेना ने आज ही के दिन 2022 में यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। यह अलग बात है कि इसे विशेष सैन्य अभियान बताया गया। कितने 72 घंटे निकल गए, लेकिन दोनों देशों के बीच लगी युद्ध की आग आज भी धधक रही है। हालांकि इस आग पर पानी डालने की कोशिश अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से अब जरूर हुई है, लेकिन कीव पर ताजा रूसी हमलों के साथ ये युद्ध चौथे साल में प्रवेश कर गया है। ये युद्ध यूक्रेन में जरूर लड़ा जा रहा है, लेकिन सुरक्षा पूरे यूरोप की दांव पे लगी है। लिहाजा पूरा पश्चिमी देश रूस के खिलाफ लामबंद हो गया और यूक्रेन के लिए सैन्य मदद का पिटारा खोल दिया। इसी मदद के सहारे रूसी सेना के सामने शुरुआती दौर में फिसड्डी साबित होने वाली यूक्रेनी सेना ने वापसी की। करीब यूक्रेन की 54% जमीन पर काबिज हो चुकी रूसी सेना को पीछे धकेलते हुए न सिर्फ उसे 18% क्षेत्र तक सीमित कर दिया, बल्कि रूस के कुर्स्क जैसे क्षेत्र को छीन भी लिया। पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क, डोनेत्स्क, ज़पोरिज़िया, खेर्सन में रूस कब्जा बनाए हुए है। युद्ध से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंची है। युद्ध में मरने वाले सैनिकों का आधिकारिक आंकड़ा दोनों देशों ने जारी नहीं किया है, लेकिन दावा किया जाता है कि रूस के 95,000 जबकि यूक्रेन के 45,000 जवान मारे गए हैं। अब राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध की समाप्ति के लिए यूक्रेन के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए हैं। युद्ध की तीसरी बरसी पर पश्चिमी देशों के नेताओं ने जिस तरह से कीव पहुंचकर ज़ेलेंस्की के साथ एकजुटता दिखाई है, उससे यही इशारा मिलता है कि वे अब अमेरिका से इतर अपनी सुरक्षा का विकल्प ढूंढने में लग गए हैं। इस बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल किया जाए। वहीं यूक्रेन ने कहा है कि अमेरिका के साथ खनिज समझौते पर सहमति बनने के करीब है। उप प्रधानमंत्री ओला स्टेफनिश्ना ने बताया कि इसे लेकर बातचीत अच्छी रही और सभी प्रमुख विवरणों को अंतिम रूप दे दिया गया है। पिछले हफ्ते ज़ेलेंस्की ने मदद के बदले $500 अरब की खनिज समझौते की अमेरिकी मांग को खारिज कर दिया था। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं एम्बेसडर गुरजीत सिंह, फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर टू जर्मनी और साथ ही विदेशी मामलों के जानकार भी हैं। एम्बेसडर सिंह, अगर हम रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें तो 3 साल पूरे हो गए हैं। युद्ध वैसा ही भीषण बना हुआ है, लेकिन दुनिया भर में अगर हम समीकरणों की बात करें, चाहे अमेरिका में सत्ता परिवर्तन की बात करें, जर्मनी में भी सत्ता परिवर्तन हो रहा है, और वहीं अमेरिका जो कभी यूक्रेन के बिल्कुल पीछे खड़े रहता था, आज वही अमेरिका बोलता है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की पॉपुलैरिटी गिर रही है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक डिक्टेटर हैं, और दूसरी ओर ज़ेलेंस्की बोलते हैं कि मैं ये पद छोड़ दूंगा, आप यूक्रेन को नेटो में शामिल कर लीजिए। क्या कुछ चल रहा है 3 साल बाद? किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे हालात को? आप अगर देखें तो जो ट्रंप है वो एक आर्ट ऑफ द डील मानते हैं, तो इस समय उन्होंने एक रशिया के साथ डील कोशिश कर रहे हैं कि रूस और अमेरिका के संबंध इकोनॉमिक बेस पे आगे बढ़ जाए और शायद रूस उसके कारण चीन से थोड़ा दूर हो जाए, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद चीन और रूस बहुत घनिष्ठ मित्रता में बंध गए। अब अमेरिका को बहुत जरूरत है रूस के कई मिनरल्स वगैरह की, और
जेलेंस्की को यह बताया जा रहा है कि जो हमने तुम्हारी मदद की है उसका बिल चुकाने का मौका आ गया। तभी तो वो 500 बिलियन के क्रिटिकल मिनरल्स मांग रहे हैं, और ये 500 बिलियन ही होगा, कुछ तो हो जाएगा, लेकिन उसमें भी ये चाइना प्लस वन सोर्सिंग अमेरिका चाह रहा है कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंस कम हो। तो अमेरिका की जो यूक्रेन और रूस से बातचीत चल रही है उसमें आप देखें कि चाइना के ऊपर निर्भरता अमेरिका अपनी कम करना चाहता और अपना रसूख यूरोप में बढ़ाना चाहता। उसका जो माइनस होगा वो यूरोपियन यूनियन भुगतेगी। यूरोपियन यूनियन शुरू से ही रशिया से नाते तोड़ने में नहीं संतुष्ट थी, लेकिन उनको तोड़वाया गया। तो अब जो आपने तस्वीरें दिखाई कि आज के दिन जब 3 साल हुए युद्ध को, कई यूरोपीय नेता कीव में हैं और उन्होंने यूक्रेन का समर्थन करने की अपनी घोषणा बनाई रखी। लेकिन जो आपने कहा नेटो, अमेरिका ने तो ऑलरेडी बोल दिया है कि नेटो में तो हम यूक्रेन को लेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर वो ये नहीं बोलेंगे तो रूस से कोई बातचीत नहीं हो सकती। तो अब जो ये यूरोपियन हैं वो कह रहे हैं, यानी कि जो पूरे हालात बने हुए हैं इसमें एक तरफ युद्ध को रोकने के लिए बातचीत भी चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं घाटे में है तो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। जी बिल्कुल। तो यूरोप भी चाहता है कि सीज फायर हो, लेकिन जो सीज फायर की प्री निगोशिएशन है उसमें यूरोप हिस्सेदार नहीं है, ना यूक्रेन हिस्सेदार है। तो वो चाहते हैं कि हमें भी इसका हिस्सेदार बनाया जाए। अब हो सकता है कि अमेरिका रूस के साथ एक समझौता कर ले मैक्रो लेवल, उसके बाद जो यूक्रेनियन पीस कॉन्फ्रेंस हो उसमें यूक्रेन और यूरोप को बुलाया जा सकता है, हो सकता। चलिए, ये काफी महत्वपूर्ण होगा आने वाले दिनों में देखना कि जो बातचीत चल रही है अमेरिका और रूस के बीच में युद्ध को रोकने के लिए। हालांकि अमेरिका की ओर से कहा गया है कि वो ज़ेलेंस्की को भी इसमें शामिल करेंगे, लेकिन यूरोपीय यूनियन को लेकर के उन्होंने साफ साफ कहा है कि इसमें यूरोपियन यूनियन की ज़्यादा भूमिका नहीं है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण होगा आने वाले दिनों में देखना कि किस तरह से इस युद्ध को रोका जाता है और किस तरह से और क्या कुछ वो समझौते होते हैं जिस पर इस युद्ध को रोका जाता है। एम्बेसडर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों खबरों पर अपना विशिष्ट विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। इसी के साथ हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करेंगे, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। बलूचिस्तान में बलूच विद्रोहियों के एक गुट ने कच्छी जिले के बोलन इलाके में नाकाबंदी कर क्वेटा और सिबी के बीच राजमार्ग कई घंटे तक अस्थायी रूप से अवरुद्ध कर दिया। इतना ही नहीं, अलगाववादी पीपल्स पार्टी के एक विधायक के सुरक्षा कर्मियों से हथियार भी छीन लिया। विद्रोहियों के हमले में एक की मौत हो गई जबकि 4 अन्य घायल हो गए हैं। बाद में सुरक्षा कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर इलाके को खाली कराया। ये पहली बार नहीं है जब अलगाववादियों ने इस तरह की नाकेबंदी कर घंटों तक राजमार्गों पर कब्जा जमाया हो। हमले के पीछे क्षेत्र में चीन के प्रोजेक्ट सीपैक और उसकी आड़ में खनिज संसाधनों का दोहन बताया जा रहा है। हमास द्वारा इजरायली बंधकों के साथ बर्बर व्यवहार के कारण 600 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई में देरी करने के इजरायल के फैसले का समर्थन किया है। वहीं हमास ने कहा है कि वो कैदियों की रिहाई होने तक युद्ध विराम के अगले चरण की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच इजरायल ने 20 से अधिक वर्षों में पहली बार कब्जे वाले वेस्ट बैंक में टैंक भेजे और सेना को शरणार्थी शिविरों में फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह से लड़ने के लिए अधिक दिनों तक तैयार रहने का आदेश दिया है। बांग्लादेश में शेख हसीना को पद से अपदस्थ करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले छात्र अब अपना राजनीतिक दल बनाएंगे। बुधवार को इसकी घोषणा की जा सकती है। वहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच 54 सालों में पहली बार सीधा व्यापार भी शुरू हो गया है। चीन की भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था ने कहा है कि एक पूर्व चीनी एरोस्पेस रक्षा अधिकारी को भ्रष्टाचार के कारण सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी से निष्कासित कर दिया है, जो चीन के सैन्य औद्योगिक परिसर में व्यापक भ्रष्टाचार का एक उदाहरण है। DR कांगो के प्रधानमंत्री जोदित सुमिनवा ने जिनेवा में मानवाधिकार परिषद को बताया कि जनवरी से M23 विद्रोहियों के साथ लड़ाई में अब तक लगभग 7,000 लोग मारे गए हैं। वहीं विद्रोहियों के पूर्व में आगे बढ़ने के कारण करीब 5 लाख लोग बेघर हो गए हैं। जापान और फिलीपींस ने अपने रक्षा सहयोग को और गहरा करने और क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामक कार्रवाइयों पर आपसी चिंता के बीच साझा सैन्य सूचनाओं की सुरक्षा, साझा रक्षा प्रशिक्षण से जुड़े कई महत्वपूर्ण समझौते किए।
फ्रांस के मार्सेल में सोमवार को रूसी वाणिज्य दूतावास में एक विस्फोट हुआ। स्थानीय मीडिया के मुताबिक कुछ अज्ञात लोगों ने वाणिज्य दूतावास के बगीचे में 2 पेट्रोल बम फेंके थे। हालांकि इस हमले में अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।